डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आ जाता है JW फॉर्म आपका, जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। उसके बाद आपका एडमिशन फॉर्म, जो आपको जिनकी पार्शल स्कॉलरशिप्स हैं उनको तकरीबन 7.25 लाख पर ईयर के लिहाज से बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। और जिनकी आपने गैरी के ऑफिस चले जाना है, गैरी के ऑफिस आपको एक टिकट बाइट से मिलेगी। वो यहाँ पे बात आती है कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन होते हैं। पूरा टॉपिक है वो है रिजेक्शन की क्या वजूहत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की हमारी वीडियो X1 चाइनीज़ वीज़ा के हवाले से है। X1 वीज़ा एक्चुअली उन लोगों को लगता है जो चाइना में स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं और 1 साल से ज़्यादा उनका स्टे पीरियड है। X2 वीज़ा उनका लगता है जिनका 6 माह या 6 माह से कम स्टे पीरियड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे हमें, कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और जिनकी स्कॉलरशिप है क्या उनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद हमने क्या प्रोसीजर करना है, उसके बाद हमारी इसमें वीज़ा फ़ी क्या होगी, इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या होंगे गैरी के ऑफिस में, उसके बाद पासपोर्ट कब कलेक्ट करना है और रिजेक्शन की क्या वजूहत आ सकती हैं। इन सब चीज़ों को इस वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल कर लिया है, उसके अलावा उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए डॉक्यूमेंट्स के हवाले से या किसी स्टेटमेंट के हवाले से या और भी किसी चीज़ के हवाले से, वो ये पार्ट स्किप कर दें। और सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म की। उसके लिए हमें PC की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। चलिए आगे हम चलते हैं इंशाल्लाह। वीज़ा फॉर्म फिल कर जी, तो ऑनलाइन फॉर्म में सबसे पहले आप ये चीज़ देखनी है कि अगर आप लाहौर में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे LHE आएगा। अगर आप इस्लामाबाद में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ISP आएगा। और अगर कराची में करना चाह रहे हैं तो आई थिंक KHI आएगा। चलें हम अपनी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। लिंक को क्लिक किया, आगे इसको सेपरेट कर देना है, फिर प्रोसेस करें। इसके बाद हमें डैशबोर्ड शो होगा। इसमें आपने जाना है न्यू एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म को स्क्रॉल डाउन करें और अग्री करते हैं। इसके बाद ये आपको ऐसे शो करेगा। यहाँ पे आपने आना है स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, स्टार्ट अ न्यू। और इसको स्लोली से स्लाइड करें क्योंकि ये रिफ्रेश का बोल देता है अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो। इस तरह हमें ये एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा। इसमें तकरीबन जो है ना ये 10 एंट्रीज हैं जिसको हमें फिल करना है। सबसे पहले इसमें आ जाएगी फैमिली नेम, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा गिवन नेम, जो कि पासपोर्ट के मुताबिक आपने करना है। जैसे आपका पासपोर्ट फैमिली नेम है वैसे ही आपने वहाँ पे फैमिली नेम और गिवन नेम लिखना है। उसके बाद अदर नेम कोई भी नहीं है, लीव एम्प्टी कर देना है। उसके बाद आपने अपलोड फोटो करनी है। फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन देगा कि आपने इस तरह से इसको क्रॉप करना है और इस तरह से आपने इसको अपलोड करना है। आपने चूज फोटो कर लेनी है। यहाँ से आपने चूज फोटो करके इसको जो है थोड़ा सा सेट कर लेना है। ले और फिनिश कर देना है। अभी तो आप अच्छे से अपलोड कर रहे होंगे तो ये फोटो क्वालिफाइड आ जाएगा। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। तो हम यहाँ कर देते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड। उसके बाद आपने अपना जेंडर ऐड करना है, प्लेस ऑफ बर्थ करनी है। पाकिस्तान आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोविंस करना है, जैसे कि मेरा पंजाब आएगा। सिटी आपने करनी है, जैसे यहाँ पे लाहौर आएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका मैरिड है, डिवोर्स है, सिंगल है, जो भी है हम यहाँ पे सिंगल कर देंगे। नेशनैलिटी एंड परमानेंट रेसिडेंट, करंट नेशनैलिटी जो है ना वो पाकिस्तानी। अगर आपकी कोई और है तो आप वो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। Do you have any other nationalities? No. Do you have permanent residence of any other country? No. उसके बाद have you ever held any other nationality? No. उसके बाद आएगा टाइप ऑफ पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। पासपोर्ट मेरे वाला तो ऑर्डिनरी है, आप अपना देख लें, आपका जो भी है उसको आपने कर देना है। उसको लेते हैं, कंट्री हमने सेलेक्ट करनी है। वही सी बात है, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान से ही आपको इशू हुआ है। उसके बाद आपने इशूइंग प्लेस, इशूइंग कंट्री पाकिस्तान। इसके बाद आपने अपनी इशूइंग कंट्री पाकिस्तान, इसके बाद आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान ही होगा, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इशूइंग प्लेस मेरी जो है वो है तो आ जाएगा। उसके बाद आपने उसके बाद आपने एक्सपायरेशन डेट
ऐड कर देनी है। ये फर्स्ट पेज जो है ना हमारा डन हो गया। सेक्शन 2 की तरफ जाएंगे। इसमें आपने अपना वीज़ा टाइप सेलेक्ट करना है। जैसा कि हम स्टडी भी जा रहे हैं, X1 वीज़ा की बात हो रही है तो हम यहाँ पर X1 करेंगे, लॉन्ग टर्म वीज़ा। उसके बाद सर्विस कौन सी चूज़ करना चाह रहे हैं, मैंने नॉर्मल सर्विस चूज़ की है, आप देख लें। आपने अगर एक्सप्रेस में करवाना है तो उसके बाद वैलिडिटी ऑफ वीज़ा आप लिखेंगे, यहाँ पे आप 3 मंथ लिख देंगे और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 90 डेज लिख देंगे। एंट्रीज इसकी सिंगल ही होती है, मैंने जो है मल्टीपल सेलेक्ट की थी लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ करें सिंगल ही कर लें। उसके बाद प्रोसीड टू सेक्शन 3, वर्क इन्फॉर्मेशन। इसमें करंट ऑक्यूपेशन जो है स्टूडेंट आ जाएगी। ये ऑलरेडी हम स्टूडेंट ही हैं, आप स्टूडेंट में जा रहे हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, अगर तो आपको कुछ लगता है कि मुझे इसका कोई बेनिफिट हो सकता है वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने का तो आप कर दें, अदरवाइज ये नॉट एप्लीकेबल कर दें आप। आई एम स्टूडेंट, राइट। प्रोसीड टू सेक्शन 4। सेक्शन 4 में आपका जो हाईएस्ट जो भी डिग्री या डिप्लोमा है वो आपने ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से था तो मैंने ऐड करना है, और ग्रेजुएशन थी और मेरी हो गया था इंग्लिश था, ठीक है। इसके अलावा आप और कोई करना चाह रहे हैं ऐड तो यहाँ से आप एजुकेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्रोसीड टू सेक्शन 5। यहाँ पे आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन मांगेगा। करंट रेजिडेंस जो है आपका, वो जो आपकी रिहाइश है ये आ गई। उसके बाद नंबर आ जाएगा, आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर भी चाहे सेम ही कर दें या डिफरेंट आप करना चाह रहे हैं तो आप डिफरेंट कर दें। एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपके फैमिली मेम्बर्स की बात आएगी। फादर का फैमिली नेम जो भी है, आपके फादर का नेम है। उसके बाद गिवन नेम, नेशनैलिटी उनकी जो भी है। उसके बाद नेशनैलिटी आएगी उनकी, जैसे पाकिस्तान है। उसके बाद उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद इज योर फादर इन चाइना, अगर तो चाइना में है तो आप यस कर दें, अदरवाइज आप नो कर दें। उसके बाद आपने अपनी मदर की इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपकी कोई चिल्ड्रन है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स, मेरे तो नहीं है तो नो आएगा। प्रोसीड टू सेक्शन 6। इसके बाद ये आ जाता है इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल। इसमें बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि हम क्या डेट ऑफ अराइवल दें, हमने तो अभी टिकट करवाई नहीं है और हमें आइडिया नहीं है। इसमें आपने सिर्फ ये ऐड करना है कि अगर तो आप लेट्स सपोज कि सितंबर के फर्स्ट वीक में जाना चाह रहे हैं तो आपने सिर्फ कोई भी डेट ऐड कर देनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आ जाएगा मंथ, लेट्स सपोज नोवा, और एक डे कर लेंगे हम चूज। नंबर वगैरह ये ज़रूरी नहीं है। सिटी ऑफ अराइवल वो भी आपकी, मेरी फॉर एग्जाम्पल नानजियांग, राइट। उसके बाद कंट्री ऑफ अराइवल ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद डेस्टिनेशन सिटी नानजियांग, राइट। ये डेस्टिनेशन ऑप्शनल है। एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, ये आपने अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस देना है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का एड्रेस ये है। उसके बाद डेट ऑफ अराइवल सेम वही करते हैं आपने जो पहले किया, ठीक है। मैंने देख लेने देने का लिया 4, ऑलराइट। इसको भी आप सेम करते हैं। उसके बाद इंटरनेट डेट ऑफ डिपार्चर, इसको भी मैंने सेम ही किया था, ऑलराइट। ये मुकम्मल हो गया। उसके बाद सिटी ऑफ डिपार्चर पे नानजियांग आ जाएगा। ये डिपार्चर डेस्टिनेशन ऑप्शनल है। इनवाइटिंग पर्सन जो होगा वो आपकी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम ये है, ऑलराइट। रिलेशनशिप है पोस्ट यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर ऐड कर देना है, वो आपके एडमिशन लेटर पे होगा, ये है। ईमेल एड्रेस ऐड कर देना है, वो भी आपके एडमिशन लेटर पे होगा, ऑलराइट। उसके बाद प्रोविंस या स्टेट जो है ना, मेरी इशू है, मैंने वो ऐड कर देनी है। आपने जो भी आपकी प्रोविंस या स्टेट है वो आपने सिटी जो है वो नानजियांग है, ऑलराइट।
इसके बाद उनका पोस्टल कोड जो है ये भी आपको जो है ना अपने एडमिशन लेटर पे मिल जाएगा, इसको आपने ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट किसी भी फैमिली मेंबर का देना है और वो उसको यहाँ पे ऐड कर दें। रिलेशनशिप उसका क्या है, जैसे कि मैंने अपने ब्रदर का ऐड किया है। Who will pay for your this travel? अगर तो आप सेल्फ करते हैं तो सेल्फ इसको कर दें, अगर आपको कोई मतलब वाला दिया कोई दूसरे करते हैं तो फिर इसको अदर कर दें। पर्सन कोई सेम पासपोर्ट नहीं, कोई भी नहीं है। उसके बाद C2 सेक्शन 7, इसमें आपसे ये आपकी हिस्ट्री पूछा है, जैसे कि आप पहले चाइना जा चुके हैं, जैसे कि हम अगर गए हैं तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। प्रीवियस चाइनीज वीज़ा, इसको अगर यस करेंगे तो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेंगी, जैसे कब गए हैं और टाइप ऑफ वीज़ा क्या थी और ये। अदरवाइज अगर आप नहीं गए तो इसको नो कर दें। उसके बाद वैलिड अदर कंट्री वीज़ा, मेरा तो नहीं है तो ये मैं नो कर दूँगा। कंट्रीज़ विजिटेड, अगर आपने पिछले 12 माह में कोई विजिट की है कंट्रीज़ तो उनको यस करते हुए उनकी डिटेल दे दें, अदरवाइज इसको नो कर दें। Proceed to section 8. Have you ever been refused for a Chinese visa? No. Have your Chinese visa ever been cancelled? No. Have you ever entered China illegally? No. उसके बाद do you have any criminal record in China? No. Do you have serious mental disorder? No. उसके बाद have you ever visited countries or territories where there is epidemic? No. उसके बाद तकरीबन सबको जो है ना वो आप नो ही करेंगे। मिलिट्री में सर्व किया है नहीं किया, उसके बाद उसको नो करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस नो। उसके बाद वांट टू डिक्लेयर प्रोसीड टू सेक्शन 9। इसमें आपसे वो पूछ रहा है कि आप अपना वीज़ा बाय पोस्ट लेना चाह रहे हैं, बाय विजिटिंग सेंटर में बाय विजिटिंग सेंटर करूँगा। उसके बाद प्रोसीड टू सेक्शन 10। उसके बाद ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका नेम, आपका पासपोर्ट नंबर और ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपने ऐड किया है। इसके बाद आपने इसको नीचे आना है और पर्सनल एप्लीकेशन, आर यू अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा? ठीक है, ये मेरी पर्सनल एप्लीकेशन है, मैंने इसको कर दिया। आई हैव वेट ऑल सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिल जाएगा, उसको आपने सेव कर लेना है, क्योंकि जब आपने वीज़ा ट्रैक करना है तो ये एप्लीकेशन नंबर आपने यूज़ करना है उसको ट्रैक करना है। ठीक है जी, आई हैव स्टडीड। और यहाँ से आपने अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और उसको आपने प्रिंट करवा लेना है। दैट्स इट, ये हमारा ऑनलाइन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। फिल करने के बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आ जाता है JW फॉर्म आपका, जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। उसके बाद आपका एडमिशन फॉर्म जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। उसके बाद आपका CNIC की आपने कॉपी करवा लेनी, A4 पेज पे सेम साइड पे आपने करवानी है, यानी कि फ्रंट वाली जो साइड है उसी पे आपका CNIC का फ्रंट और उसी पे CNIC का बैक आ जाए। इस तरह आपने फोटोकॉपी करवानी है और उसको कंप्लीट पेज ही आपने रखना है, उसको कट नहीं करवाना आपने, उसको शॉर्ट नहीं करवाना आपने। पासपोर्ट की भी सेम ऐसे ही आपने कॉपी करवा लेनी है। उसके बाद अगर आपका पहले को वीज़ा लग चुका है तो उसकी कॉपीज़ आपने करवा लेनी है। उसके बाद आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है जो कि मोपा से अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपकी हाईएस्ट डिग्री और जो भी डिप्लोमा है आपका वो भी अटेस्टेड होना चाहिए मोपा से, IBCC, HEC या जो भी आपका मुतल्लिका बोर्ड है और अदारे हैं उनसे। उसके बाद आपकी दो फोटोज़ आएंगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। और फ़ोटोज़ के बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट आएगी, जिनकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ होनी है, जैसा कि जिनकी स्कॉलरशिप पार्शल है और जो भी सिस्टम है तो उनकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। बैंक स्टेटमेंट के साथ आप अपना अकाउंट मेंटेनेंस भी एक निकलवा लीजिएगा बैंक से। उस पर बैंक के जो मैनेजर हैं उनकी स्टैम्प और सिग्नेचर होना लाजमी है। बैंक स्टेटमेंट जिनकी पार्शल स्कॉलरशिप्स हैं उनको तकरीबन 7.25 लाख पर ईयर के लिहाज से बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। और जिनकी फुल स्कॉलरशिप है मोस्टली तो ये है कि उनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं। और जिनकी पार्शल है वो देख लें, अगर तो उनका पहले साल यूनिवर्सिटी की तरफ से मुकम्मल फ्री है तो वो उस साल को निकाल दें, बाकी को आप 7.25 लाख से मल्टीप्लाई कर लें और उतनी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। जब हमने डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, जैसा कि JW फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, CNIC की कॉपीज़ हैं, पासपोर्ट की कॉपीज़ हैं, प्रीवियस अगर कोई वीज़ा लगा हुआ है तो उसकी कॉपीज़ हैं। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को मोपा से करवा लिया है। उसके बाद जो भी हमारी डिग्री है उसको अपने मुतल्लिका अदारों से हमने अटेस्ट करवा लिया है। उसके बाद 2 फोटोज़ वाइट बैकग्राउंड वाली हमने ले ली हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी हमने जो है ना जिनकी लगनी है उन्होंने निकलवा लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद इन सब डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल करने के बाद आपने एक फाइल में डाल लेना है और आपने गैरी के ऑफिस चले जाना। और उसके लिए आपको किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट करवाया हुआ है उसको आपने वही सिर्फ आपने गैरी ऑफिस के गेट पर दिखाना है और आपको एक पिंक कलर का टोकन मिल जाएगा। वो पिंक टोकन आपने अंदर काउंटर पर देना है और आपको अंदर से एक नया टोकन और एक चेक लिस्ट मिल जाएगी। उन दोनों चीज़ों को साथ लेके आपने एक साथ वाले रूम में चले जाना है, जहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल चेक किए जाएंगे
और उसके बाद जो है ना आपको गुड्डू को कह दिया जाएगा। आपने सेम उसी रूम में आ जाना है जहाँ से आपको टोकन और चेकलिस्ट मिली है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको जाना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने, जो भी आपकी कोई टेस्टेशन या जो भी चीज़ आपकी रहती है। और जो डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होंगे वो दोबारा वेटिंग एरिया में आके बैठ जाएंगे और वेटिंग एरिया में बैठेंगे तो उसके बाद आपकी बारी आएगी टोकन के लिहाज से और आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे काउंटर नंबर 3, 4 या 2 जिस पे भी आपकी बारी होगी। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद एक बात मैंने जो सुनी है, कराची में ऐसा हो रहा है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद आपको एक डेट दी जा रही है, जैसा कि आप मंडे को आ जाएं या उसके बाद आएँ तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन लाहौर में ऐसा नहीं है। लाहौर में ये होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद आपको फिर वेट करने के लिए थोड़ी देर बोला जाएगा, उसके बाद आपकी इंटरव्यू की बारी आ जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि जी इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या हैं। ऐसा इंटरव्यू के क्वेश्चंस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा कि आप चाइना फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछेंगे, उसके बाद आप किस मेजर में जा रहे हैं, ये किस सिटी में है, चाइना के बारे में आप क्या जानते हैं और आपका मेजर आपको पसंद है जिस भी सब्जेक्ट में आप जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। बेसिकली उन्होंने सिर्फ ये चेक करना होता है आप बेसिक थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं और उसके अलावा आप मेंटली थोड़े मतलब स्टेबल हैं, सही हैं। तो उसके इंटरव्यू के बाद जो है आपने अपनी वीज़ा फ़ी जमा करवानी है। वीज़ा फ़ी जो नॉर्मल है वो 13,200 रुपये है। वीज़ा फ़ी जमा करवाने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी जिस पे मतलब आपकी एक्सपेक्टेड डेट लिखी होगी कि इस दिन आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और पासपोर्ट कलेक्ट करने में कुछ लोग ये गलती करते हैं कि आप ट्रैक करते हैं और वहाँ पे आपको शो होता है कि वीज़ा प्रोसेस कंप्लीटेड बाय एम्बेसी, और आप लोग ये समझते हैं कि हमने जाके इसको सिर्फ आप कलेक्ट कर लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो पासपोर्ट कलेक्शन की एक्सपेक्टेड डेट है, अगर आप उससे पहले जाएंगे तो आपसे वो जो अर्ली कलेक्शन की फ़ी मांगेंगे, जिसमें फुल फ़ी जो है वो 13,000 समथिंग है और जो हाफ है अगर एक दिन रह गया है तो वो 6,000 समथिंग है। तो इसकी कोशिश करें कि जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है आप उसी दिन जाएं या उससे एक आधा दिन बाद में चले जाएं, वो भी ठीक है। आपको एक्सपेक्टेड डेट से एक दिन पहले कॉल आ जाती है। और लाहौर के एरिया ऑफिस में तकरीबन आपको 10 से 12 दिन की एक्सपेक्टेड कलेक्शन डेट मिलती है। मैंने 2 अगस्त को जमा करवाया था और 13 अगस्त जो है मेरी वो एक्सपेक्टेड कलेक्शन डेट थी। मैंने भी यही गलती की कि मैं 12 को चला गया और उन्होंने कहा जी अगर आप अर्ली उसको कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप 6,000 समथिंग हमें पे कर दें तो हम जो है ना आपको दे देते हैं, और ये एम्बेसी की फ़ी और ये वो जो भी। इसके बाद हम बात करेंगे कि रिजेक्शन की क्या वजूहत हैं। बहुत से लोगों ने जिन्होंने X1 वीज़ा अप्लाई किया उनके पासपोर्ट वैसे ही एम्प्टी वापस आ गए हैं और उसमें ये होता है कि आपका पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट आपको वापस दे दिया जाता है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो आपने नए सिरे से जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट है और जो भी चीज़ें हैं वो सारी दोबारा नए सिरे से करनी है। और जो सुनने में है मोस्टली रिजेक्शन इस वजह से आती हैं कि जो QR कोड मोफा का या आपके मुतल्लिका अदारे का IBCC का या HEC का लगा होता है उस पर या तो आपके डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहे होते, अपडेट नहीं हुए होते, या तो आपके कोड पे किसी और के डॉक्यूमेंट शो हो रहे होते हैं। और QR कोड के अलावा आपके फॉर्म में कुछ गलती होती है या स्पेलिंग की या नेम की या यूनिवर्सिटी नेम की या किसी किस्म की आपके फॉर्म में किसी किस्म की गलती होती है, या फिर जो आपने पिक्चर अपलोड की है फॉर्म ऑनलाइन जो आपने फिल किया है उस पर वो ब्लरी होती है। कुछ इस किस्म की रीज़न सुनने में ही है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने अच्छे से फॉर्म को चेक करना है कि आपकी स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना हो, आपके JW पे, आपके फॉर्म पे और आपके जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं सब पे नेम्स और स्पेलिंग्स और हर चीज़ जो है ना सेम हो। और आपने कोशिश करनी है कि पिक्चर भी जो है अच्छी रेजोल्यूशन की आप अपलोड करें। इसके अलावा जितने भी आपके स्कैन वाले बारकोड हैं उनको अच्छे से स्कैन करें और उनको चेक करें कि मेरे ही डॉक्यूमेंट्स हैं और ये चीज़ें ठीक हैं और फिर जाकर उसको अप्लाई करें। इन चीज़ों के अलावा किसी को किसी किस्म का कोई और इशू हो या कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको जो है ना पूरी कोशिश करूँगा मैं राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में।